तो लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो बेसिक सर्किट एलिमेंट है वो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर था। ठीक है, अब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो हमारा बेसिक एलिमेंट था उसको हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, और जो उसमें बैटरी लगेगा सर्किट में उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। मतलब क्या, एक तरह से क्या है, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि सर्किट एलिमेंट और उसका क्लासिफिकेशंस। तो पहला शुरू करते हैं सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट किसको बोलेंगे? अच्छा, केमिस्ट्री में एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी केमिकल का, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, है ना, तत्व बोलते हैं। तो उसी तरह सर्किट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट एलिमेंट बोलेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, इसी को हम क्या बोलेंगे? सर्किट एलिमेंट बोलेंगे। तो चलो एक सर्किट का एग्जांपल लेते हैं और सर्किट एलिमेंट जानने का कोशिश करते हैं कि सर्किट एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल बैटरी का, इतना तो पता होगा। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया R1, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाया R2, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, फिर यहाँ एक ये क्या लगाया? कैपेसिटर लगाया, और ये सर्किट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? इंडक्टर एक है, एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये इंडिविजुअली एक सर्किट एलिमेंट कहलाएगा, ये भी इंडिविजुअली एक सर्किट एलिमेंट कहलाएगा, ये भी इंडिविजुअली एक सर्किट एलिमेंट कहलाएगा, ये इंडक्टर भी सर्किट एलिमेंट कहलाएगा, ये कैपेसिटर भी सर्किट एलिमेंट कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई डायोड लगा दिए होते, है ना, अगर यहाँ पे हम कोई डायोड लगा दिए होते तो ये डायोड भी क्या कहलाता? सर्किट एलिमेंट ही कहलाता। ठीक है, तो जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको कि हम और छोटा नहीं कर सकते, जिसको और नहीं तोड़ सकते बिना उसकी प्रॉपर्टी चेंज किए हुए, तो उस तरह के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? सर्किट एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सर्किट एलिमेंट क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किट। अब देखो यहाँ बहुत तरह का एलिमेंट है। क्या है? बैटरी है, हमारा डायोड है, हमारा कैपेसिटर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है। तो इन सब का बिहेवियर भी अलग अलग है, और इसके बिहेवियर के हिसाब से हम सर्किट एलिमेंट है इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे? वैसा एलिमेंट जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रहा हो। ठीक है, तो सर्किट में कौन एनर्जी सप्लाई करेगा? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तो नहीं कर सकता, तो सर्किट में एनर्जी हमारा ये जो बैटरी है ये सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट विच सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट। ये क्या होगा? द एलिमेंट सर्किट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल में हमारा बैटरी आएगा, बैटरी आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, है ना, बीजेटी, एफईटी, ये सब जो भी है ना, बीजेटी, एफईटी। ठीक है, उसके बाद मॉसफेट। ठीक है, तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। तो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये सारे हमारे किस में आएंगे? एक्टिव एलिमेंट में आएंगे। इट कैन सप्लाई एनर्जी और एम्पलीफाई एनर्जी।
ठीक है। तो ये इस तरह से अगर कोई एलिमेंट हमारे पास हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, ठीक इसका अपोजिट, जो एनर्जी कंज्यूम करता हो, ये सप्लाई कर रहा था तो वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या स्टोर करेगा। और कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे देखो कौन एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, रजिस्टर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कौन एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हमारा हो गया रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये किसका एग्जांपल है, ये हमारा पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल है। तो एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट समझ में आ गया। ये दो क्लासिफिकेशन हो गए तुम्हारे सर्किट एलिमेंट के, एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है और पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलो और जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट्स, ठीक है। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। इसी सर्किट में देखेंगे इसमें कौन कौन सा यूनिलैटरल एलिमेंट है और कौन कौन सा बाइलैटरल एलिमेंट है। पहले बाइलैटरल देखते हैं। तो वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिस्पॉन्स दोनों डायरेक्शन से सेम टाइप से हो, है ना। रजिस्टर को हम इस डायरेक्शन में लगाएं या अपोजिट करके लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। इसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडक्टर जो है उसको हम ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैपेसिटर का भी अपना कोई पोलरिटी नहीं होता है। तो वैसा एलिमेंट जिसका कोई पोलरिटी नहीं होता है ना, जिसके डायरेक्शन को बदलने से कोई उसके रिस्पॉन्स, उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरह के एलिमेंट को हम बाइलैटरल एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। द एलिमेंट विच ऑपरेशन इज सेम फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, द एलिमेंट विच हैज same operation from both the direction, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, रजिस्टर, एग्जाम्पल के लिए फिर से रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। लेकिन अगर हम डायोड के बारे में बात करें, है ना, तो डायोड क्या करता है, एक तरफ करंट फ्लो होने देगा, लेकिन दूसरे तरफ अगर करंट फ्लो होना चाहेगा तो वो उसको फ्लो नहीं होने देगा, ठीक। इसी तरह ट्रांजिस्टर हो गया, इसी तरह हमारा FET, BJT, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट क्या होगा, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट ऑपरेशन from both the direction, ठीक है। दोनों डायरेक्शन से बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, डायोड एक तरफ करंट फ्लो होने देगा, दूसरी तरफ नहीं फ्लो होने देगा।
बीजेटी, ठीक है। एक तरफ वो करंट फ्लो होने देता है, एक तरफ हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही करंट फ्लो होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा और काम नहीं करेगा। इसी तरह एफईटी भी हमारा है, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो होता है, सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट नहीं फ्लो हो सकता है। इसी तरह तुम्हारा मॉसफेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो एलिमेंट है ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है, इससे दोनों तरफ करंट नहीं फ्लो हो सकता है, दोनों तरफ इसका बिहेवियर क्या होगा, अलग अलग होगा। जबकि इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर में जो बिहेवियर है वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलो ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए। उसके अलावा भी क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। अभी तक क्या क्या देखे हम, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्टिव, पैसिव। अब देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रोपोर्शनैलिटी हो और वो प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा हो, ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब क्या, उस तरह का कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं हो, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। ठीक, तो लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट, ये एक और क्लासिफिकेशन है, इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर अगर कांस्टेंट रहता है वोल्टेज और करंट चेंज होने से, ठीक है, तो ये अगर पैरामीटर इसका अगर कांस्टेंट रहता है वोल्टेज और करंट चेंज होने से, तो इस तरह के एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट कहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसका रेजिस्टेंस तुम देखोगे कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, है ना, या इंडक्टेंस जो है वो वोल्टेज बढ़ने से या करंट बढ़ने से चेंज हो रहा है। अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू वोल्टेज और करंट चेंज होने से चेंज अगर हो रहा है, तो उस तरह का जो भी एलिमेंट होगा वो नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। और अगर ये पैरामीटर वोल्टेज और करंट चेंज होने से चेंज नहीं होता है, तो इस तरह के एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाओगे तो बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे। सिंपल सा ये डेफिनेशन याद रख लो कि अगर पैरामीटर का वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है तो वो नॉन लीनियर एलिमेंट होगा, और वोल्टेज और करंट से इंडिपेंडेंट होता है तो वो लीनियर एलिमेंट होगा। तो लीनियर एलिमेंट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ पैरामीटर of the element does not depends on voltage or current, थ्रू द एलिमेंट। वोल्टेज होगा तो अक्रॉस द एलिमेंट होगा, और करंट होगा तो थ्रू द एलिमेंट फ्लो करेगा। वोल्टेज एंड करंट ऑफ द एलिमेंट हम लिखते हैं, एलिमेंट, देन इट इज अ लीनियर एलिमेंट। ठीक है। और अगर ये पैरामीटर वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये नॉन लीनियर हो जाएंगे। ठीक है। इफ पैरामीटर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज और करंट। ठीक है। पैरामीटर अगर वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करेगा तो कैसा होगा, ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस भी होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं, बहुत सारे इंडक्टर और कैपेसिटर भी होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि लीनियर में हम
ये सब लिख दें, और नॉन लीनियर है फिर इसी को वेरी अगर करेगा तो लिखें, तो इसीलिए एग्जांपल इसमें हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्या था, ये था क्लासिफिकेशन था हमारा एलिमेंट के बारे में। तो हमने यहाँ पे मेनली दो तरह का, पहले एक्टिव और पैसिव एलिमेंट देखा है। पैसिव एलिमेंट में हमारा इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर था, और एक्टिव एलिमेंट में क्या था, सोर्स था जो सप्लाई कर रहा है एनर्जी सर्किट में। तो सोर्स क्या है, बैटरी है। ठीक है, बैटरी का क्या है, वोल्टेज है, कांस्टेंट है। ऐसा भी हमारे पास सोर्स हो सकता है जिसका करंट कांस्टेंट हो, और ऐसा सोर्स हमारे पास है। कौन सा सोर्स है, फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल का करंट कांस्टेंट होता है, और बैटरी का क्या, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास ऐसा सोर्स है जिसका वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसको हम वोल्टेज सोर्स कहेंगे। और ऐसा कोई सोर्स हो जिसका करंट कांस्टेंट हो, तो उसको हम करंट सोर्स कहेंगे। ठीक है, तो सोर्सेस इन सर्किट अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट में क्या है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है सर्किट में। ठीक है, और वो क्या है, सोर्स है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, टाइप ऑफ सोर्स। इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सोर्स का मतलब क्या, जो सोर्स सप्लाई कर रहा है उसका टाइप। तो पहला सोर्स है हमारा वोल्टेज सोर्स, और दूसरा क्लासिफिकेशन है करंट सोर्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना। एक का क्या होगा, इसका वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसमें करंट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। तो इसका अगर हमको डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, द सोर्स विच हैज कांस्टेंट वोल्टेज आर नोन एज वोल्टेज सोर्स। और इसके बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, द सोर्स विच हैज कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का सिंबल जो होगा वो कैसा होगा, वोल्टेज सोर्स अभी तो एक बैटरी हमने देखा, दूसरा जो सिंबल होगा कुछ इस तरह से होगा, ये गोला है और प्लस माइनस, और यहां पे क्या लिखेंगे, V। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो गया। इसी तरह करंट सोर्स का सिंबल अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ये गोला बनाया, इसमें एक एरो दिया और यहां पे लिखा I एम्पियर, है ना। यहां पे हमने क्या लिखा, ठीक है, यहां क्या लिखा, V वोल्ट्स। यहां पे क्या लिख सकते हैं, I एम्प्स, I एम्पियर वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दो टाइप का सोर्स है। अब ये जो सोर्स है इसके भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हमेशा वोल्टेज क्या कांस्टेंट रहता है, नहीं रहता है। घर में ही तुम देखते हो कि एक हीटर जलाए तो वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो गया, मोटर सबमर्सिबल चलाए तो वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो गया। हमारे घर में जो सोर्स आ रहा है क्या है, कांस्टेंट एसी वोल्टेज सोर्स है। लेकिन वो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वोल्टेज घटता जाता है। उसी तरह से अगर हम फोटोवोल्टाइक सेल की बात करें जो कि एक करंट सोर्स है, उस पर भी आप क्या करोगे, लोड जैसे जैसे बढ़ाओगे उसका करंट कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, वो धीरे धीरे घटेगा बढ़ेगा। तो आइडियल सोर्स जब होगा, है ना, जो सोर्स आइडियल होगा उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, आइडियल के बारे में कि वो कांस्टेंट हमेशा रहता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इसी तरह आइडियल करंट सोर्स के बारे में हम क्या सोच रहे हैं कि वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता होगा, करंट हमेशा कांस्टेंट रहता होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो लोड बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये करंट का वैल्यू कितना कम होता है प्रैक्टिकली, वो हम देखते हैं। तो ये क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको कहेंगे, जिसका वोल्टेज करंट के बढ़ाने से चेंज नहीं होता हो, है ना। करंट इधर है और इधर क्या है, हमारा वोल्टेज है। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसका वोल्टेज क्या है, V0 है। तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे
तब भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा रह रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज इज कांस्टेंट है। हमने यहाँ पे लोड बढ़ा दिया, देखो हमने यहाँ एक बैटरी लगाया प्लस माइनस V0 वोल्ट का, और यहाँ पे एक लोड लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया जिसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इस R को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने से क्या होगा, ये करंट जो है वो चेंज होगा। शुरू में बहुत ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस रखा तो I इक्वल टू क्या है, V बाय R, इसका वैल्यू क्या था, 0 था, है ना, 0 था। फिर इसको रेजिस्टेंस को हम घटाते गए तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो अगर करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको, इस तरह के सोर्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारा आइडियल सोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने क्या देखा, घर में मोटर ऑन किए, करंट का वैल्यू बढ़ा तो वोल्टेज घट जाता है। हमने घर में हीटर ऑन किया तो करंट का वैल्यू क्या होगा, और घट जाएगा, सॉरी वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, और घट जाएगा। हमने एक और एसी ऑन किया घर में तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, और घट गया। तो ये जो करंट का वैल्यू घट रहा है, ये किसके कारण घट रहा है, ये हमको देखना है ना। इतना वोल्टेज घट गया, अब ये वोल्टेज क्यों घटा, करंट के बढ़ने से ये वोल्टेज घटा ना भाई, इतना कम वोल्टेज मिल रहा है। कभी कभी गांव में देखते हो कि वोल्टेज घट के इतना कम हो जाता है कि बल्ब है ना लाल लाल जलता है, ठीक है। तो वो वोल्टेज के घटने के कारण होता है। वोल्टेज घटा क्यों, इतना वोल्टेज क्यों घट गया, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये जो बैटरी है ना, ये सोर्स क्या है, एक तरह का बैटरी है। तो बैटरी के अंदर सिर्फ वोल्टेज नहीं होता है, बैटरी के अंदर इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ पे V0 ही सिर्फ नहीं होता है, V0 के साथ क्या होता है, एक स्मॉल r रेजिस्टेंस भी होता है। V0 होता है और इसके साथ स्मॉल r एक रेजिस्टेंस है, मतलब बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को अंदर ना ड्रॉ करके हम इसको बाहर ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा स्मॉल r, और यहां पे है हमारा सर्किट, ठीक है, ये हमारा है सर्किट, हमारे घर का सर्किट, ठीक है। अब यहां रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये करंट हमारा चेंज होगा। अब देखो, जब हमने कोई लोड नहीं चलाया था अपने घर में, है ना, सब कुछ बंद था, तो यहां पे करंट क्या है, 0। सारा लोड खत्म कर दिए तो करंट का वैल्यू 0। तो यहां पे जो वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज भी क्या होगा, ये वोल्टेज भी हमारा 0 होगा। V इक्वल टू, यहाँ पे जो ड्रॉप है V इक्वल टू I इंटू R, इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये जो V0 है ये पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, जैसे ही ये 0 ना होकर कुछ और वैल्यू होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यू इस V0 में कम करके हमको यहाँ पे मिल रहा है V इक्वल टू V0 माइनस I इंटू R, I इंटू स्मॉल r, I इंटू स्मॉल r हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज घटा वो कितना घटा, I इंटू स्मॉल r। ये स्मॉल r है क्या, ये स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, नल रेजिस्टेंस किसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए है, ये कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल के लिए, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए है, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकली ये हो रहा होगा, आइडियल हम ये चाहते थे। हम कहेंगे क्या, सोर्स बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया सोर्स है। तो बहुत बढ़िया सोर्स होने का मतलब क्या, आइडियल है। आइडियल है का मतलब क्या, उस पर कितनों भी लोड लगाओ बैटरी का वोल्टेज डाउन नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे कहते हैं ना, नया बैटरी खरीद के लाए हैं तो एकदम बढ़िया रेडियो बजता था, और फिर धीरे धीरे क्या होता था, वो रेडियो का साउंड कम हो जाता था, है ना। ऑन किए, थोड़ा देर चला, फिर कम हो गया। तो कम क्यों हुआ, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया डिस्चार्ज होने पे,
इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया तो ये IR ड्रॉप आने लग गया। ठीक है, तो ये जब आएगा, जब भी होगा सिस्टम में, तो हमारा बैटरी से वोल्टेज उतना नहीं मिलेगा जितना हमको मिलना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, अब आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स हम देखेंगे तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ही होगा, है ना। क्या करें, यहां जो वोल्टेज था इसको मिटाकर क्या करते हैं, करंट, जो V0 था इसको मिटाकर I0 कर दें, यहां पे हमारा I है। और अब क्या, करंट सोर्स के अक्रॉस हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, V को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइडियली हमको कैसा चाहिए था, आइडियली हमको करंट जो है वो कांस्टेंट चाहिए था। ठीक है, अगर सोर्स हमारा आइडियल हो तो हम वोल्टेज कुछ भी रखें उसके अक्रॉस, उस वोल्टेज का वैल्यू जो है उसके करंट का वैल्यू जो है वो कुछ भी चेंज ना हो, थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये हमारा फोटोवोल्टाइक सेल था, फोटोवोल्टाइक सेल इज अ करंट सोर्स, तो उसको हम इस तरह से दिखा रहे थे, I0 इसका वैल्यू है ना। और यहाँ पे हमने लोड लगाया, लोड एक तरह का रेजिस्टिव लोड हमने यहाँ पे लगा दिया, R रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू होगा I इंटू R। कौन सा I, जो यहां से फ्लो हो रहा है, I0। आइडियली ये वैल्यू क्या होगा, I0 इंटू R। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये आइडियल सोर्स है। ये कैसा सोर्स है, आइडियल सोर्स है। आइडियल सोर्स है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप कुछ भी रखो, इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो, है ना, इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो, ये करंट I0 कांस्टेंट रहेगा। ये क्या होगा, करंट I0 हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये करंट I0 कांस्टेंट नहीं रहता है। ये करंट I0 यहाँ पे जो है, ये I का वैल्यू जो है वो I0 से कम हो जाता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, ये जो I0 का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब I0 कम हो रहा है, ये I जो है वो I0 से कम हो रहा है, तो ये करंट कहीं बीच में बह जा रहा होगा। ठीक है, ये बीच में कहीं बह जा रहा होगा ये करंट, तभी ना ये कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये स्मॉल करंट I इधर फ्लो हो गया। ये किसके कारण फ्लो हुआ, ये इस फोटोवोल्टाइक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण फ्लो हुआ। ये फोटोवोल्टाइक सेल था, उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस था जो इसके पैरेलल में लगा था, उसके कारण ये दिक्कत शुरू हुआ। जब यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सारा का सारा I0 करंट इधर जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, इसके क्रॉस वोल्टेज आना शुरू हुआ। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज आना शुरू हुआ, कुछ ना कुछ करंट इधर फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, जो भी यहाँ पे वोल्टेज है, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय R, इतना करंट इधर फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इतना करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, तो हमको यहाँ पे जो करंट मिलेगा I, वो I0 से कम होगा। और ये कितना कम होगा, ये I जो है I0 से कम होगा, और कितना कम होगा, तो I0 माइनस V बाय R, इतना कम। ठीक है, अब हम, ये क्या था, आइडियल था, कांस्टेंट करंट था। जो प्रैक्टिकली वोल्टेज अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो करंट क्या होगा, धीरे 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 घटता जाएगा। ये कितने अमाउंट से घटेगा, तो ये V बाय R अमाउंट से घटेगा। ये R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट सोर्स है। ये R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, किसका इंटरनल रेजिस्टेंस,
करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां हमने क्या देखा कि ये जो करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल में लगा होता है, जबकि जो बैटरी होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाए थे। ठीक है, अगर ये आइडियल होगा तब तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल होगा तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है और करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, अब हमको एक चीज बताओ कि जो आइडियल सोर्स है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, इस दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? हम मान रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आइडियल है सोर्स तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? इस R का वैल्यू कितना होगा? मतलब ये R नहीं होगा, है ना। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ये R नहीं होगा। R नहीं होने का मतलब क्या है? R इक्वल टू 0। यहां पे R नहीं होने का मतलब क्या है? इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहां बात करते हैं कि यहां R नहीं होगा, यहां R नहीं होने का मतलब क्या? ये यहां पे नहीं होगा, यहां पे ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने का मतलब क्या? R का वैल्यू इंफिनिटी, रेजिस्टेंस का वैल्यू इंफिनिटी। तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? इंफिनिटी होता है, और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? इंफिनिटी होता है। तो हम क्या देखें कि आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू इंफिनिटी और आइडियल वोल्टेज सोर्स उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू 0। ठीक है, और क्या देखें? वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा होगा? उसके पैरेलल में लगा होगा। वोल्टेज सोर्स है तो उसका वोल्टेज उसके एक्चुअल वोल्टेज से थोड़ा सा कम होगा। कितना कम होगा? I इंटू आर कम होगा। और करंट सोर्स है तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता जाए। कितना कम होगा? V बाय आर कम होगा। जहाँ पे स्मॉल आर है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास करंट सोर्स में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको वोल्टेज सोर्स में हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वोल्टेज सोर्स में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको करंट सोर्स में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा और एक टाइप का सोर्स होता है डिपेंडेंट सोर्स। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? इसका करंट जो है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी और पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्स है। इसका वोल्टेज जो है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी और पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्स है। लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं जिसका पैरामीटर का वैल्यू, मतलब जिसके करंट और वोल्टेज का वैल्यू सर्किट के किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज क्लास यहीं छोड़ रहे हैं।